हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपका पेपर दिन प्रतिदिन पास आता ही जा रहा है। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचे हैं। आज है 28 तारीख। हमारे पास 2-3 दिन इस महीने बच्चों हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मान लीजिए 5 महीना बचा है बस। टोटल 5 महीने में टोटल अगर दिन जोड़ा जाए तो 3-5-15 यानी 150 दिन है। 150 दिन में अगर आप अभी भी चाहें, आप ये 3 दिन छोड़ दीजिए, अगर आप अब भी चाहें तो ये 150 दिन में बस आप 150 टॉपिक याद कर लीजिए। एक दिन में एक टॉपिक याद करिए, एक चैप्टर का, तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप कर सकते हैं। परंतु ये बच्चे नहीं करते हैं। एक दिन जोश में आकर 10 चैप्टर क्लियर कर ले जाएंगे, 2 चैप्टर क्लियर कर ले जाएंगे। परंतु अगर उनको कह दिया जाए डेली आप अगर 5-5 टॉपिक लर्न करिए तो वो शायद ही कर पाए, क्योंकि वो रेगुलरिटी नहीं बन पाती ना। कभी रेगुलरिटी किए हो तो जाने। तो बच्चों, आपको अगर आपसे आज से एक क्वेश्चन अगर करना चाहेंगे तो आपने जैसा कि देखा होगा कि 85 टॉपिक फिजिक्स में है, 75 टॉपिक केमिस्ट्री में है और बहुत सारे टॉपिक हमने बताया है। 15 टॉपिक हिंदी में है, इंग्लिश में 18 टॉपिक, 20 टॉपिक ऐसे दिए हैं। आप बस उतना कर लीजिए। उतना ही करने के बाद बच्चों आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि आप में बस 150 दिन बचा है। बस जब 150 दिन समय बचा है तो हम एक टॉपिक अगर एक दिन करेंगे, एक टॉपिक अगर हम एक दिन से करेंगे तो हम बहुत अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का टॉप 10 क्वेश्चन। आप बस 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लीजिए। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से अगर कुछ भी पूछ लेगा 100 आउट ऑफ 100 आप ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह चैप्टर इतने विस्तार से हम आपको बताएंगे कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री जो कि चैप्टर 1 है, विलियन, जिसको हम सोल्यूशन भी कहते हैं। ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। बस आप इतना पढ़ लीजिए। बस आप इतना पढ़ लेते हैं इस चैप्टर में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आपको 100 आउट ऑफ 100 कह सकते हैं। इस सिलेबस से आप ला सकते हैं 100%, क्योंकि 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन ही मात्र आपको पढ़ना है, 10 क्वेश्चन से कम नहीं पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं आइए देखते हैं एक एक प्रश्न करके सभी प्रश्नों का उत्तर बारी बारी से देखते हैं। पहला प्रश्न है संतृप्त विलयन। हम आपको एक चीज बताएंगे और 2 चीज प्यारे बच्चों उसमें सिखाएंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न लिखने बहादुरी नहीं है, ज़्यादा सीखना बहादुरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखे रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आइए देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, या संतृप्त विलयन क्या होता है, या कह सकते हैं संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो हम ऐसा क्यों ना करें, हर प्रकार का क्वेश्चन सीख लें, मतलब हर प्रकार का आपको बता देंगे तो आप हर प्रकार से इसको कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो स्थिर ताप पर मान लीजिए कोई विलयन ऐसा है जो स्थिर है, मतलब स्थिर ताप है, ना ज़्यादा है ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। ठीक है, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की, देखिए यहाँ देखिए, जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा संभव हो। अर्थात कह सकते हैं, मान लीजिए कोई क्या है, कोई ये प्याला है, ठीक है, जार है, ये कोई जार है, इसमें अधिकतम मात्रा किसकी है, तो विलय की अधिकतम मात्रा मान लीजिए यहाँ तक अधिकतम मात्रा यहाँ तक क्या भरा है, विलय भरा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अधिकतम मात्रा संभव मात्रा खुली हो तो उसे ही हम कैसे कहते हैं, उसे ही हम संतृप्त विलयन कहते हैं। सॉरी, खुली नहीं, घुली होना चाहिए, घुली हो। तो जब घुली रहती है, अधिकतम मतलब कह सकते हैं जो मात्रा घुली रहती है, घुली बस खड़ी है, समझ जाइएगा। अधिकतम संभव मात्रा घुली हो उसे ही हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अभी आप देखिए, आप इसमें पानी लीजिए और इसमें चीनी डालिए, खूब चीनी डालिए। चीनी एक समय ऐसा आएगा कि वह घुलना बंद हो जाएगी, मतलब कह सकते हैं इतना गाढ़ा सिरा हो जाएगा कि घुलना बंद हो जाएगी। तो उसी मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, उसी मात्रा को ही प्यारे बच्चों हम संतृप्त विलयन कहते हैं। आपसे इसमें पूछा जाता है असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं,
तो इसमें शायद आप असंतुलित विलयन नहीं लिखाए हैं, मगर आपको बता दें असंतुलित विलयन किसे कहते हैं। जैसे कि आपको पता है सेम यही टॉपिक है प्यारे बच्चों, सेम यही टॉपिक है, बस इसमें थोड़ा सा क्या रहता है, जो स्थिर ताप पर संतृप्त विलयन है, जो स्थिर ताप पर विलय है ना, उसमें क्या रहेगा, तो स्थिर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलय की आवश्यकता, मान लीजिए कोई अभी इसमें जैसे इसमें विलय है ना, तो इसमें क्या कर रहा है, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि वह विलयन कि जिसमें विलय की संतृप्त मात्रा आवश्यकता से या कम घुली हो। मतलब कि जैसे इसमें विलय घुला है, क्या घुला है, विलय, तो इसमें अगर आप नीचे डाल देंगे गाढ़ा बन जाएगा, तो इसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी। जब पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो वही क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, वही हमारा कहलाएगा असंतृप्त विलयन। ठीक है, इसी प्रकार इसमें जैसे आप IUPAC पढ़ेंगे तो उसमें भी पूछता है संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है, उसमें भी पूछेगा। तो जब हम आपको सेकेंड पार्ट कराएंगे तो उसमें भी हम आपको IUPAC में इसको समझा देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल हमारे एग्जामिनेशन में आता है। क्या हेनरी का नियम, हेनरी के नियम क्या है, हेनरी के नियम से कहते हैं, या कह सकते हैं कि हेनरी के नियम से आप क्या समझते हैं। तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में, कोई गैस है उसमें उस पर वाष्पित किया जाता है, तो उसको वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P, यहाँ देखिए आंशिक दाब P, उस विलयन में उपस्थित गैस को मान लीजिए हम मान लेंगे X। ठीक है, तो क्या कह रहा है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P और उस विलयन में जो गैस है उस गैस को हम X से दर्शाएंगे, उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। आइए हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई क्या है, कोई विलयन आंशिक दाब P है, ठीक है, और उस विलयन में उपस्थित गैस X के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो मोल अंश के क्या होता है प्यारे बच्चों, X गैस के समानुपाती होता है। ठीक है, आइए हम इसको आपको दिखाते हैं एकदम अच्छे से करके। ये जो हमारा अनुपाती इसको है, इसको हम किससे दर्शाते हैं, जैसे कि आपको पता है समानुपाती को हम कैसे दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, तो कैसे दर्शाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P = KX गैस, क्या लिख सकते हैं, P = KX गैस। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किस प्रकार, तो KX गैस बराबर है हमारा जो है, हमारा KX गैस है ना, ठीक, सॉरी यहाँ पर KX नहीं, यहाँ पर लिखिएगा हमारे पास KW है, क्योंकि ये इसका टोटल भार निकल आएगा ना, तो हमारे पास हो जाएगा KW बराबर है, हमारे पास क्या था, तो हमारे पास यहाँ देखिए आंशिक दाब P था, तो आंशिक दाब P ऊपर चला जाएगा, आंशिक दाब P ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास गैस किसमें आ जाएगी, तो गैस नीचे आ जाएगी, जो कि प्रेशर के साथ आएगी, जिसमें जो मतलब जैसे आप शिकंजी बनाते हैं ना, शिकंजी जो होता है उसमें प्रेशर डालते हैं, यही हेनरी का नियम उसमें लगता है। वही प्रेशर के साथ ही कोई चीज़ दाबने, जैसे वाटर सोडा हो गया, वाटर सोडा को इसी X गैस P/X गैस से ही सहायता से दाबते हैं या प्रेशर करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, विलयन की मोलरता किसे कहते हैं, या विलयन का अभी आप पूछोगे मोलरता हो गया, तो इतना ज़्यादा एक आपको बता देंगे, उसी में सबको डिफिनेशन मतलब कह सकते हैं कि मोलरता बता देंगे, और मोलरता हो गया, मोलल ये सब आपको हम इसी बता देंगे। तो क्या कह रहा है, 1 लीटर विलयन में विलीन, मान लीजिए कोई 1 लीटर, कोई क्या है, कोई जार है, उसमें 1 लीटर विलयन में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, 1 लीटर मान लीजिए कोई विलयन है, उसमें 1 लीटर विलयन है, और विलयन में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। आइए हम आपको फार्मूला के माध्यम समझाते हैं। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा एम बी किससे दर्शाते हैं, तो
विलयन की मोलरता को हम एमबी से दर्शाते हैं, ठीक है। और ये जो WB हो गया, WB को हम किससे दर्शाते हैं, तो WB को हम विलेय से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, विलेय को हम WB से दर्शाते हैं। और जो MB हो गया ये मोलों की संख्या हो गई, तो MB क्या हो गया, MB मोलों की संख्या हो गई। और जो VT हो गया ये हमारा जो 1 लीटर विलियन था ये हो गया किसमें था, इस विलियन को हम ML में लिख सकते हैं। तो हमारा क्या कह रहा है, MB इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू VT ml में, मतलब मिलीलीटर में। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको विलियन की मोलरता समझ में आया होगा। अब आइए हम करके देखते हैं क्या विलियन की नॉर्मलता, विलियन की नॉर्मलता क्या होता है। तो जैसे आप इसको समझे हैं ठीक इसी प्रकार ये भी है, बस थोड़ा सा महज बारीकी फर्क है बस, ठीक है। आइए देखते हैं। चौथा पॉइंट है विलियन की नॉर्मलता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन विलियन की नॉर्मलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें भी कह रहा है 1 लीटर विलियन में उपस्थित, मान लीजिए कोई एक जार है उसमें 1 लीटर विलियन है, विलियन मान लीजिए पानी है, ठीक है, पानी है। 1 लीटर विलियन में विलेय के ग्राम, मान लीजिए कोई विलेय है जैसे चीनी हो गया, तो उसमें ग्राम में मात्रा हम 1 किलो चीनी थोड़ी डाल देंगे 1 लीटर पानी में, तो वो तो तुरंत ही समाहित कर लेंगे, नहीं, कुछ ग्राम डालेंगे ना जिससे उसमें प्रॉपर रूप से घुल सके, किसमें, पानी में। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक मतलब कहते नहीं थोड़ा सा, तुल्य मतलब थोड़ा सा, जैसे कि आप 1 लीटर पानी डालें तो उसमें आप 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि आप चीनी जो डालेंगे चीनी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो घुल नहीं पाएगी। तो आप 1 लीटर पानी में आप 100 ग्राम चीनी डाल दीजिए तो वो प्रॉपर रूप से घुल जाएगी, ठीक है। तो विलेय में ग्राम तुल्यांक की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहलाती है, ठीक है। जो ग्राम तुल्यांक है बच्चों, यहाँ देखिए, ये ग्राम तुल्यांक को हम, ये जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता को हम यन से प्रदर्शित करते हैं। ग्राम तुल्यांक ये हो गया ना, इसको हम EB से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, EB। और जो हमारा ये लीटर है इसको हम VT से। तो आइए देखते हैं इसको। तो कह रहा है यन यानी विलियन की नॉर्मलता इज इक्वल टू WB यानी विलेय का भार अपॉन तो यहाँ देखिए ग्राम का तुल्यांक इंटू लीटर, तो कह सकते हैं कि यन इज इक्वल टू WB अपॉन EB इंटू VT इन लीटर। यहाँ देखिए लीटर लिखे हैं ना, इन लीटर भी लिख सकते हैं, लीटर भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने देखा है 4 टॉपिक, अभी 6 टॉपिक और बचे हैं जो कि और बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए उसको भी हम करके देख लेते हैं। प्यारे बच्चों हमने 4 टॉपिक देख लिया है, आइए देखते हैं टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या इसे हम मोल अंश भी कहते हैं। तो मोल प्रभाज क्या होता है या मोल अंश क्या होते हैं, आइए हम देखते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं विलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, मान लीजिए विलियन में कोई घटक है जो 1 घटक के मोलों की संख्या है तथा उसमें उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। हम आइए आपको समझाते हैं प्यार से। मान लीजिए कोई हमारा क्या है, मोल प्रभाज है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, विलियन में उपस्थित किसी एक घटक की मोलों की संख्या, यहाँ पर एक ही तो है ना, किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी, यानी 2 या 2 से ज्यादा वस्तुओं को सभी बोलते हैं ना, तो उसमें उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या के अनुपात, यहाँ देखिए अनुपात का चिन्ह लगा है ना, के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। फिर से देखिए, विलियन में उपस्थित किसी एक घटक की मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी घटक की मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। उम्मीद है आपको बच्चों को मोल प्रभाज समझ में आया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है, तो किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में
किसी द्रव था उसके मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ये हुआ टॉपिक नंबर 6। आइए देखते हैं टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 जो है राउल्ट का नियम बच्चों, ये इम्पोर्टेंट ही नहीं, महा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दिस टॉपिक इज कम टू आवर एग्जामिनेशन फॉर एवरी ईयर। ठीक है, तो राउल्ट का नियम, तो आइए देखते हैं राउल्ट का नियम और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वाष्प का अपेक्षित अवनमन, अभी आप पढ़ेंगे अपेक्षित अवनमन और उन्नयन। इसके बाद तो क्या करा, वाष्प का अपेक्षित अवनमन विलयन में विलेय, जो विलयन में विलेय घुला है और क्या घुला रहता है, विलायक घुला रहता है। तो विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में विलीन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आइए हम आपको समझाते हैं। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये हमारा हो गया अपेक्षित अवनमन का फार्मूला। क्या कह रहा है, विलयन में उपस्थित पी, देखिए यहाँ देखिए, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये क्या हो गया हमारा वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अपेक्षित विलयन में विलीन मोल प्रभाज। आपने मोल प्रभाज का भी अभी फार्मूला पढ़ा है, यहाँ देखिए क्या पढ़ा है मोल प्रभाज का, एक्स ए अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी। उसी प्रकार इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया है, उसी प्रकार हमने भी इसको लिख दिया है क्या, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। बच्चों इसको उसी प्रकार हमने भी लिख दिया है। क्या, देखिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन तथा विलयन विलेय में मोल प्रभाज के किसके बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। उम्मीद है आपको राउल्ट के नियम समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 परासरण दाब। क्वेश्चन नंबर 8 परासरण दाब, आइए देखते हैं। तो क्या कह रहा, विलायक के अणुओं के प्रवाह को, विलायक जो मान लीजिए कोई विलायक है, उसके अणु है, उसके प्रवाह को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक दाब, विलयन पर लगाया गया आवश्यक दाब ही परासरण दाब कहलाता है। किस कैसे मेरे बच्चों, कि जो विलयन है, विलायक है, विलायक के अणुओं को रोकने के लिए, तो मान लीजिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए बना कर दिखा रहे हैं। मान लीजिए कोई क्या है, जार है। ठीक है, अब ये जार है, सॉरी अच्छे से बना लेते हैं। मान लीजिए कोई क्या है बच्चों, ये हमारा कोई जार है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए दो खाने में बटे हैं। ठीक है, ये 2 खाना बटा है, मतलब कह सकते 2 भागों में बटा है। एक तरफ हो गया हमारा विलयन, सॉरी एक तरफ हो गया हमारा विलयन और विलेय, एक तरफ हो गया हमारा विलायक। ठीक है, जब विलेय और विलायक हमारा होगा, जब इस पे हम, अब यहाँ देखिए इसको जो इसके अणु हैं, इसके यहाँ देखिए यहाँ झिल्ली लगी रहती है, जिसको हम कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली। तो यहाँ देखिए विलयन के अणु जो आ रहे हैं, विलयन के अणु को रोकने के लिए जब इस पे कोई दाब लगाया जाएगा, इस पे कोई दाब लगाया जाएगा, उससे ही हम क्या कहेंगे, उससे ही हम कहेंगे परासरण दाब। ठीक है, उम्मीद है आपको परासरण दाब समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में। आइए देखते हैं, तो बच्चों हमने देख लिया है परासरण दाब, परासरण दाब हमने देख लिया है। अब आइए देखते हैं परासरण दाब का फार्मूला क्या कह रहा है, PV इक्वल टू W अपॉन M इंटू T। ठीक है, तो हमको पता है, जैसे कि हमको पता है, हम यहाँ पर ये जो W अपॉन यहाँ देखिए W अपॉन M है, इसको हम किससे दर्शाते हैं, तो W अपॉन M को हम C से दर्शाते हैं। और यहाँ जो V, अब यहाँ देखिए V है ना, V है, तो V जब नीचे जाएगा तो अब यहाँ देखिए V जो नीचे जाएगा तो यहाँ इधर आ जाएगा, तो ये V है जो, सॉरी यहाँ पर V होना चाहिए, सॉरी इधर आएगा ना, तो V जो हो जाएगा C, और इसमें जब परिवर्तित होगा तो ये R परिवर्तित हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो ये V इधर आएगा तो V हमको पता है क्या हो जाएगा, W अपॉन M इंटू V, ये दोनों क्या मिलकर बनाते हैं, तो C R मिलकर बनाते हैं। उसी प्रकार होगा हमारा P इक्वल टू C R T। उम्मीद है बच्चों आपको परासरण दाब समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं।
तो बच्चों हमने 8 टॉपिक देख लिया है, तो हमारे पास 2 टॉपिक और बची है, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों आइए हम 8 टॉपिक हमने देख लिया है, आइए देखते हैं 2 टॉपिक और बचा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके इस फार्मूले से हमारे एग्जामिनेशन में 2 से 3 न्यूमेरिकल आ जाता है हर बार। क्या 9 नंबर टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट ही नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह बच्चों क्वथनांकों का उन्नयन है। क्वथनांकों का उन्नयन जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या विलयन और विलायक, मान लीजिए कोई एक जार है उसमें विलयन है और विलायक है, तो विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर, मान लीजिए एक जार है उसमें विलयन है और विलायक है, दोनों के क्वथनांकों का अंतर ही क्या कहलाता है? दोनों के क्वथनांकों का अंतर ही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक को उन्नयन को हम डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीवी क्यों? जो ये डेल्टा है इसको हम क्वथनांक कहते हैं, इसको हम कहते हैं उन्नयन, और जो टीवी है ये 30 से 20 याद होता है बच्चों, 20 से होता है बॉइलिंग पॉइंट, 20 से होता है बॉइलिंग पॉइंट, मैंने टीवी का मतलब होता है कि जो इसका टोटल जो क्वथनांक है इसका 20 मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, जो टोटल बॉइलिंग पॉइंट है मतलब उबलना होता है, वही होता है डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी बराबर है टी माइनस टी नॉट, ये इसका हो गया फार्मूला। आइए हम आपको इसको दिखाते हैं करके। जो डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी बराबर होता है के बी होता है 20 होता है बॉइलिंग पॉइंट, के होता है स्थिरांक, बी होता है क्या होता है बी होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है स्थिरांक, डब्ल्यू बी जैसे आपको पता ही है विलेय होता है, और यहाँ पर डब्ल्यू ए होता है विलायक और एम बी होता है अणुभार। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यही हुआ हमारा क्या क्वथनांक उन्नयन का फार्मूला। एक प्रकार से इसको आप और भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिख दीजिएगा या क्या लिख दीजिएगा या, जैसे कि आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं क्या, आप इसको बच्चों इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एम बी यहाँ आना है तो डेल्टा टी भी यहाँ आना है, तो आप लिख सकते हैं एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या था डेल्टा टी बी था ना, तो डेल्टा टी बी आप यहाँ लाइएगा, तो यहाँ जब डेल्टा टी बी लाएंगे तो एम बी यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू ए। यही हुआ हमारा क्या बच्चों, यही हुआ हमारा क्वथनांक का उन्नयन का फार्मूला। ठीक है, अब आइए देखते हैं दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, विलियन चैप्टर का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे सिलेबस के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वथनांकों का अवनमन। तो आइए देखते हैं विलायक, और देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ विलयन और विलायक था, परंतु यहाँ विलायक और विलयन है। देखिए यहाँ उल्टा भैया भी हो रहा, उल्टा होने से फार्मूला बदलता है। विलायक और विलयन के हिमांकों, यहाँ क्या था क्वथनांकों, यहाँ था बॉइलिंग यानी उबलना, यहाँ था हिमांक यानी फ्रीजिंग यानी जमना। तो विलयन और विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर ही क्वथनांकों का अवनमन कहलाता है। जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों, यहाँ बॉइलिंग हो रहा था यानी कह सकते हैं कि गर्म हो रहा था, और यहाँ फ्रीज हो रहा है यानी ठंडा हो रहा है यानी जम रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं डेल्टा टी एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीज मतलब क्या होता है, जमना होता है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एस, ये हो गया हमारा फार्मूला। इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, टी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इसको कुछ हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। किस प्रकार पर बच्चों, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यहाँ एम बी हम ला लेंगे ऊपर, यहाँ एम बी भी हम ला देना, एम बी ऊपर लाएंगे तो हमारे यहाँ हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी, या फिर यहाँ हो जाएगा इंटू
WA। ये हुआ हमारा फार्मूला प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करना, अवश्य शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।